ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में हम गणित भाग 1 आर्थिक नियोजन स्वाध्याय 6.1 के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी आपने आर्थिक नियोजन पढ़ा हुआ है, तो हम चलिए आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आर्थिक नियोजन इस चैप्टर में आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में आपको देखना है। पहले है आर्थिक नियोजन का परिचय, बचत और निवेश, कर संरचना और आयकर गणना। ये पूरा इस चैप्टर के अंदर ये सब मुद्दे आपको जो समझने और डिस्कस करने हैं और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को आपको हल करना है। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्वाध्याय 6.1 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन क्या होता है, बचत क्या है, निवेश क्या है, इन घटकों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बचत। बचत वर्ड आपने तो सुना रहेगा कि क्या होता है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति को अपनी विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करके अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पैसा बचाने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बचत करना कहते हैं। जैसे कि आपके घर में पापा हैं, उनकी सैलरी आती है, तो मम्मी क्या करती रहेगी, सब खर्चे को डिवाइड करती है कि इसके लिए हर खर्चे को डिवाइड करने के बाद कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती है। तो जो पैसे बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है। निवेश क्या होता है, बचत सुरक्षित रहे तथा इसमें वृद्धि हो, इसलिए उसे हम जमा करते हैं अथवा जमीन, मकान आदि अचल पूंजी खरीदते हैं। इसी को निवेश करना भी कहा जाता है। जो आपकी जो बचत कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जैसे इस महीने मैंने बचत की 200, 300, 3000, 4000 और अगले महीने फिर जरूरत लगी तो मैंने वो पैसा खर्चा कर दिया। बट निवेश क्या होता है, जो हम बचत कर रहे हो हमारा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, तो हम क्या करते हैं, उसे हम जमा कर देते हैं या बैंक में जाके हम क्या करते हैं, उसकी एफडी कर देते हैं या बैंक में आके पैसा जमा कर देते हैं ताकि वो पैसा खर्च ना हो। फिर एफडी कर दिया तो जल्दी कुछ टाइम तक वो फिक्स हो जाए। या तो हम क्या करते हैं, वो पैसा जमीन, मकान या कुछ चीजें खरीदने में क्या कर देते हैं, वो पैसे का यूज करते हैं। इसे इसे हम क्या कहते हैं, निवेश करना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक नियोजन क्या है। हर एक निवेशक आवश्यकता अनुसार रकम खर्च करता है और शेष रकम की बचत करता है। वैसे ही बचत की हुई रकम पूर्णतः सोच समझकर उसका निवेश करता है। इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। मतलब हम अपने पैसे का नियोजन किस तरह से करते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ खर्च करते हैं आवश्यकता अनुसार, जो जो हमें चीजें जरूरत है उसके ऊपर हम खर्चा करते हैं और कुछ पैसे बचा लेते हैं, बचत करते हैं। उस बचत की हुई रकम को हमको कहाँ कहाँ पे उसको यूज करना है, किस तरह से सही ढंग से उसका यूज करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा आर्थिक नियोजन। अभी है निवेश। निवेश किस किस तरह से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है अपने पैसों का, उसके बारे में देखेंगे। निवेश करना है तो जैसे कि आजकल आप बैंक में निवेश करते हो, डाकघर में, इस तरह से आर्थिक व्यवहार करने वाली जो संस्थाएं होती है वहां पर लोग अपने पैसे को रखना, सुरक्षित करना पसंद करते हैं। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें भी डालते हैं। आदि में निवेश करना क्या होता है, थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे उद्योग के लिए अपने यूज करते हैं उस निवेश किए गए पैसे को। बट उद्योग में हानि होने पर अगर कुछ आपको, अगर वो आपका जो आपने बिजनेस चालू किया, अगर वो बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा है तो निवेश के पैसे में कमी भी आती है। ऐसा नहीं कि वृद्धि होगी। अगर आप कोई बिजनेस चालू करो और अब आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो पैसे, जो निवेश का पैसा है उसमें कमी भी आ सकती है। ठीक है। इसके विपरीत लाभ होने पर राशि सुरक्षित रहती है और लाभांश भी मिलता है। और अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है आपका तो आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी निवेश की हुई राशि है वो क्या रहेगी, आपकी सुरक्षित भी बनी रहेगी। तो जो निवेशक रहता है, जो पैसे निवेश करता है, उसको दो मुद्दों पे खास करके विचार करना जरूरत है। एक तो जोखिम और दूसरा लाभ। ठीक है। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिस्क पे ज्यादा लाभ भी होता है। बट कभी कभी क्या होता है, जोखिम होने के कारण
उसमें लॉस भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होता है निवेश करते वक्त। ठीक है। दूसरी बात है बचत। बचत सुरक्षित रखना तथा उसमें वृद्धि होना हितकर होता है। बचत करना है तो हम मुझे पैसा, बचत किया हुआ जो पैसा है वो सुरक्षित रहे तो हम उसे क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देंगे या डाकघर में जमा करते हैं, पीपीएफ करते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई वस्तु खरीद रहे, गोल्ड खरीद लेते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं ताकि वो पैसा जो बचत किया है वो वैसे का वैसा ही बने रहे और उसमें वृद्धि भी होती रहे। ठीक है। बचत की हुई राशि का व्यवसाय करने में, नए उद्योग स्टार्ट करने में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। कुछ हिस्सा हम समाज कार्य के लिए भी कर सकते हैं, जो बचत किया पैसा है। कुछ बच्चे अपने बच्चों की पैसा जो हमने बचत किया उसको हम बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आवश्यकता अनुसार हमें हमारे सुख साधनों के लिए कहाँ कहाँ वो पैसा लगेंगे बचत किए पैसे को, उस जगह पे हम उन्हें क्या करते हैं, उसको सही ढंग से खर्चे करने की, कम से कम खर्चा हो और उसका सही उपयोग हो, इस तरह से उसकी कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर में स्वाध्याय 6.1 के सवालों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 6.1 का पहला सवाल है, अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि क्या करती है, खर्च करती है और प्रति माह 120 रुपयों की बचत करती है। तो उसे भेजी जाने वाली राशि कितनी है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो अलका को भेजी जाने वाली राशि हम मानेंगे यहाँ पे। आप उसे एक्स भी मान सकते हो, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट है आप उसको मान सकते हो। हमने यहाँ पे पी माना है कि भेजी जाने वाली राशि कितनी है, पी रुपए है। प्रति माह कितना खर्च करती है, 90% खर्च करती है। किसका, भेजी जाने वाली राशि का। तो आपको पी का 90% निकालना है। पी का 90% बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी गुणे 90/100। तो हम आगे लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90p/100। तो प्रति माह खर्च कितना कर रही है वो, 90p/100 इतना वो खर्च करती है अलका। प्रति माह बचत राशि कितनी है उसकी, हर महीने में बचत कितना करती है वो, 120 रुपए करती है। तो अभी भेजी जाने वाली राशि निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रति माह खर्च राशि प्लस प्रति माह बचत राशि। जो भेजी जाने वाली राशि उसमें दो भाग को जोड़ोगे तो निकलेगा क्या होगा, जितना खर्च कर रही है और जो सेव कर रही है उन दोनों को जोड़ देंगे तो भेजी जाने वाली राशि आपको क्या होगी, यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसलिए प्रति माह भेजी जाने वाली राशि हमने क्या माना है, पी। तो हम लिखेंगे पी बराबर प्रति माह खर्च राशि कितना है, 90p/100। उसके बाद प्रति माह बचत राशि कितना है, 120। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधे गुणा करेंगे। 100 का क्या किया, दोनों पक्षों में अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100p 90p/100 गुणे 100 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p गुणे 100 किया तो 100p मिल गया। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्या है, 90p/100। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 90p। और 120 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,000। ठीक है। तो हम लिखेंगे 100p बराबर 12,000 प्लस 90p। अभी हम क्या करेंगे, समान जो है, समान गुणांक वालों को, चरांक वालों को साथ में ले लेंगे। तो 100p और 90p को साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100p माइनस 90p इज इक्वल टू 12,000। अभी 100p माइनस 90p क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,000। 100p में से 90p घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10p। 10p बराबर 12,000। अभी क्या करें, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12,000/10। अभी 0 से 0 कट किया तो क्या आ जाएगा, 1200 रुपए। तो p कितना आ गया हमें, 1200 रुपए। हमने p किसे माना था, अलका को प्रति माह भेजी जाने वाली राशि। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, अलका को भेजी जाने वाली राशि कितनी है, 1200 रुपए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
इस तरह से आप अपना आंसर निकालोगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सुमित ने 50,000 रुपए पूंजी लगाकर खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू किया। उसमें से उसे पहले साल 20% हानि हुई। शेष पूंजी में से दूसरे साल उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू किया। उसमें उसे 5% लाभ हुआ। तो मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? सबसे पहले सुमित की कुल पूंजी कितनी थी उसके पास? 50,000 रुपए। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे। पहले साल उसने जब पूंजी खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू करने में लगाया तो उसे पहले साल कितनी प्रतिशत हानि हुई? 20% हानि हुई। किसका 20% निकालना है हमें? पूंजी कितनी थी? 50,000। 50,000 का 20% निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे? पहले साल की हानि बराबर 50,000 गुणे 20%। फिर बराबर करेंगे, आगे लिखेंगे 50,000 गुणे 20/100। 20% मतलब क्या लिख सकते हैं वहां पे? 20/100। इस तरह से लिखेंगे। अभी आप देख सकते हो 0 से 0 दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा? 500 गुणे 20। ऊपर क्या बचा आपको? 500 गुणे 20। अभी हम क्या करेंगे? 500 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। तो पहले साल उसको कितनी की हानि हुई? 10,000 रुपए की, मतलब 10,000 रुपए की हानि हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अभी उसको, अब उसने दूसरे साल क्या किया? शेष पूंजी में मिठाई का व्यवसाय शुरू किया। स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे? 50,000। फिर पहले व्यवसाय में उसे कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। तब उसके बाद दूसरे साल के लिए शेष पूंजी कितनी बच गई? 50,000 में से क्या करेंगे हम? 10,000 को घटा देंगे क्योंकि उतनी उसकी हानि हुई। तो 50,000 में से 10,000 गए तो कितना बच गया? 40,000, 40,000 रुपए। तो दूसरे साल उसको नया व्यवसाय चालू करने के लिए उसके हाथ में कितने पैसे हैं? 40,000 रुपए। तो अब दूसरे साल की पूंजी पर उसे कितना लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 40,000 का 5% निकालेंगे। उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना हाथ में उसके पैसा था? 40,000। उसने वो 40,000 उस व्यवसाय में लगाया तो उसको कितने परसेंट लाभ हुआ? 5% लाभ हुआ। तो इस तरह से हम 40,000 का 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आगे आपका? दूसरे साल के लिए शेष पूंजी हमने कितना निकाला? 40,000। 40,000 का 5% बोलेंगे तो 40,000 गुणे 5/100। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचेगा? 400 गुणे 5। 400 से 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। तो दूसरे साल की पूंजी पर जो लाभ है कितना इसको लाभ हुआ? 2,000 रुपए। तो अभी दूसरे साल के बाद उसके पास कुल पूंजी कितनी आ जाएगी? 40,000 उसके पास थे और 2,000 का लाभ हुआ तो दोनों ऐड कर देंगे। 40,000 प्लस 2,000 सॉरी, 40,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 42,000 रुपए। इस तरह से दूसरे साल उसके पास कितनी कुल पूंजी कितनी हो गई दूसरे साल के बाद? 42,000 रुपए। मूल पूंजी पर उसको कितनी हानि हुई? 50,000 थे। दूसरे साल तक उसके पास कितने पैसे हो गए खत्म होने तक? 42,000। तो 50,000 में से 42,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए। तो मूल पूंजी पर इसको कितना नुकसान हुआ? कितने की हानि हुई? 8,000 रुपए। बट अगर प्रतिशत में निकालना है हानि तो प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी? कुल हानि गुणे 100 बटे मूल पूंजी। कुल हानि कितनी की हुई? 8,000 रुपए गुणे 100। मूल पूंजी कितनी थी? 50,000। इस तरह से हम लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएंगे। 2 0 100 के कट गए। 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे। ये 2 0 कट गए। यहाँ के 2 0 कट गए। 5 से भाग दिया 80 में। 5 एकम 5, 5 36। तो आपको कितना आ गया आंसर? 16। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत हानि कितनी हुई? 16।
तो मूल पूंजी पर उसको हानि कितनी हुई, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, मूल पूंजी पर हानि बराबर 16%। इस तरह से आप देख सकते हैं मूल पूंजी पर उससे लाभ हुआ या हानि, हानि हुई, और कितनी प्रतिशत हानि हुई सुमित को, 16%। इस तरह से आपको आपका फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सवाल की ओर। तीसरा सवाल है आपका, निखिल ने अपनी मासिक आय का 5% भाग बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया, 14% भाग शेयरों पर निवेश किया तथा 3% भाग बैंक में जमा किया और 40% भाग दैनिक खर्च में उपयोग किया। कुल निवेश तथा खर्च के बाद अब उसके पास 19,000 रुपए बचे हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले खर्च की गई जो राशि है उसका प्रतिशतों का योगफल अगर हम निकालते हैं, कितने कितने प्रतिशत उसने कहाँ कहाँ पे लगाए निखिल ने, मासिक आय का 5% बच्चों की शिक्षा के लिए, 14% निवेश पर शेयरों के, 3% बैंक में और 40% दैनिक खर्च में उपयोग किया है उसका। हम सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 14 + 3 + 40। सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 62%। इस तरह से ठीक है, तो कितना हो जाएगा, खर्च की गई निवेशित राशि का प्रतिशत का योगफल कितना हो जाएगा, 62% उसने क्या किया है, खर्च किया, इतने प्रतिशत आपकी मासिक आय में से उतने खर्चा किया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे निखिल की मासिक आय को मानना है, वो ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे, माना कि निखिल की मासिक आय कितनी है, x रुपए है। कुल व्यय खर्च प्लस निवेश कितना, किसका निकालना है आपको, x का 62% कितना होगा, मतलब उसने कितना खर्चा किया या निवेश किया, तो x का 62% मतलब x गुणे 62/100। अभी आप देख सकते हो 62/100 है, तो अगर मैं उसको 2 से भाग देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 62 में 2 × 6, 2 × 1 = 2, और नीचे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 50। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 31x/50। ठीक है, तो कुल खर्चा उसने कितना किया, कुल व्यय कितना किया उसने अपने मासिक आय में से खर्च किया हो या निवेश किया हो, तो टोटल कितना हो गया, 31x/50। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निखिल की कुल बचत, निखिल की बचत क्या हो जाएगी, कुल आय में से क्या करेंगे, कुल जो व्यय किया उसने खर्चा किया है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुल आय कितनी हमने मानी थी यहाँ पे, उसको कुल आय कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, खर्च के बाद अब उसके पास 19,000 रुपए बचे हैं, तो बचत कितनी है उसकी, 19,000 रुपए। कुल आय कितनी है, x रुपए, और कुल खर्चा उसने कितना किया है, 31x/50। इस तरह से हम उसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19,000 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 19,000/1 लिख देंगे। अभी तिर्यक गुणा करेंगे, 50 का x में क्या हो जाएगा, 50x माइनस 31x/50। ठीक है बच्चों, फिर वापस से तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50x में से 31x पहले घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19x। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 19,000/1 बराबर 19x/50। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19,000 गुणे 50 = 19x गुणे 1। 19x गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 19x ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप हो जाएगा 19,000 गुणे 50 बराबर 19x। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19,000 गुणे 50/19। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 से 19,000 में भाग देंगे, 19 से कम 19 और उसके आगे के 0 एज इट इज हम उतार देंगे।
तो क्या आ जाएगा 1000 गुणे 50। हम क्या करेंगे 1000 गुणे 50 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000। तो हमारा x का मान कितना है यहाँ पे 50,000 रुपए। इस तरह से हम क्या करेंगे x की गणना करेंगे। तो निखिल की मासिक आय कितनी आ जाएगी रुपए 50,000 है। मतलब मासिक आय उसको कितनी है, मंथली इनकम कितनी है उसकी 50,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अपने सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। और फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको शाब्दिक उदाहरण दिया रहता है तो ये लास्ट लाइन जो उत्तर करके हमने लिखा है यहाँ पे, ये आपको भी लिखना अति आवश्यक है, ताकि आपका जो फाइनल आंसर हो आपको उसको अच्छी तरह से इस तरह से मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या है। सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से रुपए 40,000 थी उसकी 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए। श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 2 वर्षों के लिए निवेश किए। 2 वर्ष के बाद श्री फर्नांडिस को कुल 1,92,000 रुपए प्राप्त हुए। तो दोनों में से किसका निवेश अधिक लाभदायक है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले पहला निवेश किसका है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सैयद भाई का। उसने अपनी कुल आय में से क्या किया 40,000 रुपए क्या किया 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्या किया बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, पहले हल की स्टार्ट करेंगे। सैयद भाई ने रुपए 40,000 चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको मिश्रधन मतलब इंटरेस्ट के साथ उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले मिश्रधन निकालना है। उनका मूलधन क्या है, ब्याज की दर क्या है, एन क्या है, वो सब हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे P इज मूलधन। मूलधन कितना था, उन्होंने कितना में से कितना रुपया जमा करा, उन्होंने सैयद भाई ने 40,000। तो मूलधन कितना आपका P इज इक्वल टू 40,000। ब्याज की दर कितनी है 8% और वर्षों की संख्या कितनी है 2 वर्ष। इस तरह से हमें ये 3 चीजें पता है, 3-4 चीजें। और हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, मतलब उनको ब्याज सहित 2 वर्ष के बाद कितने रुपए मिल रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं हम, सूत्र है हमारा मिश्रधन निकालने का, A बराबर P इंटू 1+R/100 का घात n। ये सूत्र है आपका, आपने ऑलरेडी ये सूत्र पढ़ा हुआ है, 8वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 7वीं में भी पढ़ा है, 7वीं 8वीं में भी आपने ये सूत्र पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान प्रतिस्थापित करना है तो लिखेंगे, इसलिए A बराबर 40,000 ब्रैकेट में 1+R की जगह हम R न लिखे, क्या लिखना है हमें अभी 8/100 और n क्या है आपका, वर्षों की संख्या कितने वर्ष है 2। तो हम लिखेंगे A बराबर 40,000 ब्रैकेट में 1+8/100 ब्रैकेट क्लोज घाते 2। इस तरह से लिखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते वक्त क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हो 40,000 जैसा है वैसा रहेगा। अंदर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 1 किया 100, 8 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 108/100 का घाते 2। इस तरह से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें तब 40,000 ब्रैकेट में 108/100 ब्रैकेट क्लोज घाते 2। इस तरह से हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो हमारा A बराबर क्या हो जाएगा 40,000 ब्रैकेट में 108/100 का घात 2। अभी 108/100 है, अगर आप चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करते वक्त A की गणना करते वक्त आपको ये इजी हो। तो 108/100 है, अगर मैं इसको कट करती हूँ, किससे कट करते हैं, चलिए 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 सते 28। नीचे भी कट करेंगे 4 से, अगर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको 27/25। 4 से भाग देने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा 27/25।
अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 40,000 गुणे ब्रैकेट में 27/25 का वर्ग। अगला स्टेप क्या हो जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट है, ए बराबर 40,000 गुणे वर्ग है 27/25 का, इसका मतलब क्या करना है, हमें उसे 2 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा 40,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम इसको छोटा करना है हमें। 25 से अगर हम भाग देते तो क्या हो जाएगा, 40,000 में बटे 25, अगर इसको कट करते पहले 25 से तो क्या हो जाएगा, अगर हम 5 से कटे 5 पचा 25, 5 अट्ठे 40, 3 0 आएगा आगे, फिर भाग देंगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 36, इस तरह से। ठीक है, क्या हो जाएगा 1600/25, फिर आगे क्या करेंगे 25 से अगर हम भाग देते हैं, फिर से इसको छोटा करेंगे, 1600 आ गया, 1600/25 अगर फिर से करते हैं तो क्या हो जाएगा भाग देने के बाद, 1600/25, 5 पचा 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, 5 से देंगे 5 36, 5 20, कट करने के बाद क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे 64, और ऊपर क्या रहेगा अंश में 27 गुणे 27। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए बराबर 64 गुणे 27 गुणे 27, इस तरह से हम लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ए की गणना करने के लिए 64 गुणे 27 गुणे 27, तीनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपको 46,656 रुपए। मतलब यहाँ पे उनको 2 वर्षों के बाद सैयद भाई को कितने रुपए मिल रहे हैं, 46,656। मतलब यहाँ पे उनको कितना ब्याज मिला, 6,656, क्योंकि उनका ओरिजिनल उन्होंने कितना जमा किया था 40,000, और ब्याज के साथ उनको एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले 2 वर्षों के बाद 6,656 रुपए। ठीक है, अतः सैयद भाई को रुपए 40,000 के निवेश से कुल 46,656 रुपए प्राप्त हुए मिश्र धन। ठीक है, ये पहला हो गया। अभी हमें फर्नांडिस का निवेश देखना है। उन्होंने क्या किया, 1,20,000 का निवेश किया, 2 वर्ष के बाद उनको कितना मिला 1,92,000। तो प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा उनको, 1,92,000 में से हम क्या करेंगे 1,20,000 को घटा देंगे। ठीक है, तो उनको प्राप्त राशि कितना है 72,000 रुपए का क्या हुआ उनको लाभ हुआ। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर फर्नांडिस ने भी सिर्फ अगर 40,000 रुपए का निवेश किया होता तो उनको कितना लाभ होता, प्राप्त लाभ की राशि कितनी होती, फिलहाल उनको कितना हुआ 72,000 का, तो 72,000 गुणे 40,000 बटे 1,20,000 से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 72,000 गुणे 0 से 0 कट किया हमने, चारों भी 0 से 0 कट हो गए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या जगह 72 गुणे 1/3, 3 से भाग दिया 72,000 में तो कितना आएगा 24,000 रुपए। अतः रुपए 40,000 निवेश करने पर कुल राशि कितनी मिल रही है उनको, 40,000 निवेश किया था, प्राप्त लाभ कितना है 24,000। अगर वो 40,000 निवेश करते तो भी उनको कितने हजार का लाभ होता है 24,000 का, तो टोटल अब कितना हो जाएगा 64,000 रुपए। तो अगर फर्नांडिस जी ने भी अगर 40,000 निवेश किया होता तो उनको कितने का लाभ होता 24,000 का, इस तरह से उनको टोटल रकम कितना मिलता 64,000 रुपए। जबकि सैयद भाई को कितना मिला 46,656 रुपए। तो इन दोनों के निवेश में आप देख सकते हैं कौन सा निवेश बढ़ा है, फर्नांडिस जी का, क्योंकि 64,000 रुपए बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो फर्नांडिस जी ने जो निवेश किया वो क्या है, वो अधिक लाभदायक है। फर्नांडिस जी ने कहाँ पे निवेश किया था, म्यूचुअल फंड में, तो जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया था वो सैयद भाई के निवेश के तुलना में क्या है अधिक लाभदायी है।
तो आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है, इसलिए श्री फर्नांडिस का निवेश अधिक लाभदायक है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम 5वां सवाल देखेंगे। समीरा ने अपनी कुल आय राशि में से 3% आय सामाजिक कार्य के लिए दिए और 90% आय खर्च किए। उसके पास 1750 रुपए शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अभी ये जो सवाल है, ये हमने अभी आपको बता दूं कि हमने अभी ये तीसरा सवाल किया ना, आप इस मेथड से भी उसको कर सकते हो, या एक और मेथड मैंने यहाँ पे इस मेथड से ट्राई किया है इस सवाल को, तो आप ये मेथड भी यूज करके आप ये सवाल कर सकते हो, या तीसरे सवाल का जो मेथड है उस तरह से भी आप ये कर सकते हो। तो चलिए, एक थोड़ा सा नया मेथड है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। आप एग्जाम में कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले माना समीरा की मासिक आय कितनी है, प्रतिशत के हिसाब से वहां पे हमने क्या किया, खर्च का पूरा प्रतिशत निकाला कि कितना है। तो यहाँ पे अगर प्रतिशत में है तो प्रतिशत कितना होगा, 100 रुपए हो सकता है, 100% तक। तो 100 रुपए के हिसाब से सामाजिक आय के लिए उसने कितना दिया, 3 रुपए। अन्य खर्च के लिए कितने दिया, 90 रुपए। टोटल खर्च कितना किया समीरा ने यहाँ पे, 90 + 3। टोटल कितने आ गए, 93 रुपए। मतलब 100 में से 93 रुपए उसने खर्चा किए। तो कुल शेष कितना बच गया उसके पास, 100 - 93 करेंगे तो टोटल शेष कितने बच गए, 7 रुपए उसके पास बच गए 100 रुपए के हिसाब से। उसी तरह से हमें मासिक आय पता नहीं है, तो अगर हम उसे क्या मानते हैं, यहाँ पे पी रुपए मानते हैं, तो उसके पास कितनी रकम बचती है। अगर उसकी मासिक आय पी रुपए, तो शेष रकम कितनी है उसकी, यहाँ पे आपको दी गई है 1750। ठीक है, अगर 100 रुपए के हिसाब से आप देख सकते हो मासिक आय कितनी थी, पी रुपए, और शेष रकम कितनी बची, 1750। 100 के हिसाब से मासिक आय कितनी है, 100 रुपए, और शेष रकम कितनी बची, 7। तो इन दोनों का हम अनुपात बराबर करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P बटे 1750, मतलब मासिक आय बटे शेष रकम का अनुपात लिखेंगे दोनों भी तरीके से हम। तो P बटे ये समान अनुपात में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे P बटे 1750 बराबर 100 बटे 7, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो P गुणे 7 बराबर 100 गुणे 1750। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 1750 बटे 7 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से हमने भाग दिया है 1750 में, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, क्या हो जाएगा 35। तो 7 बचे 35, और उसके बाद 0। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, क्या बच गया हमारे पास, 100 गुणे 250। 100 गुणे 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 25,000 रुपए। तो इस तरह से समीरा की मासिक आय हमने क्या मानी हुई थी, पी रुपए। तो मासिक आय कितनी आ गई, 25,000 रुपए। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीरा की मासिक आय बराबर 25,000 रुपए। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये थोड़ा सा अलग मेथड है, बट आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो, और क्वेश्चन नंबर 5 सेम तरीके से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने किया तो भी सही है, और ये मेथड से भी किया तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों सवाल में दोनों भी मेथड को यूज करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया वो जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जरा सा वापस से जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या किया, छोटे से उसका वापस से शॉर्ट एक बार रिवीजन करते हैं। आज के क्लास में क्या क्या हुआ हमारा। सबसे पहले हमने क्या देखा आज के क्लास में, जैसे कि चैप्टर में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्या है, आर्थिक नियोजन में क्या क्या चीजें, बचत और निवेश, कर संरचना और आयकर गणना। आज हमने बचत और निवेश से रिलेटेड सवाल जो स्वाध्याय था वो पूरे उन प्रश्नों के पर चर्चा की और उसे हल किया। आगे के जब आपकी क्लास होंगे उसमें आपको कर संरचना किस तरह से और आयकर गणना किस तरह से करना है उसके बारे में
बताया जाएगा। तो आज हमने बचत किस तरह बचत क्या है, निवेश क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, इन पहलुओं के ऊपर, इन टर्म्स के ऊपर हमने चर्चा की। इनको समझ कर लिया कि क्या है, निवेश किस तरह से आप कर सकते हो, बचत करने के क्या-क्या तरीके हैं, ठीक है? उसके बाद हमने स्वाध्याय के कुछ प्रश्न थे, उनको हल किया और समझने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी कुछ किया, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा, ठीक है? इसी के साथ आज के क्लास का समापन करती हूँ। थैंक यू।